हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और याद रखना कि केमिस्ट्री इज फॉर क्रिएटर्स। इसी वजह से आप लोग मेरे यहाँ पे लेक्चर्स भी देख रहे हैं, क्योंकि भाई केमिस्ट्री ही एक वो ऐसी की होती है जिससे कि आप अनलॉक कर सकते हैं दुनिया के सारे रहस्य, सारे राज को। ठीक है, पर अभी दुनिया की बात को थोड़ा सा हम लोग साइड में हटाते हैं, हमारे टॉपिक पे आते हैं जहां पर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखो यार, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कहानी क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग अभी तक 13 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर लेक्चर नंबर 14, जहां पर हम लोग को पढ़ना है मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना कि चीजों को हमेशा बेसिक से सीखना चालू करो और हमेशा उसको एडवांस तक लेकर चले जाओ। इसके पहले भी एक लेक्चर हुआ था जहां पर हम लोगों ने कंडक्टेंस की बात करी थी, वहां पर भी हम लोगों ने मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का जिक्र करा हुआ था, परंतु यहां पर थोड़ा सा उसको और अच्छी तरीके से हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही साथ में यह भी देखेंगे कि मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के ऊपर आखिरकार क्या इफेक्ट होता है जब डाइल्यूशन को चेंज किया जाता है। ठीक है, सारी चीजें होगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा और सिर्फ यहां स्टेप अप एकेडमी पर। ठीक है, चलो सबसे पहले एक छोटा सा हम लोग यहां से रिकॉल कर लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे। देखो भैया, फॉर्मूले की बात करता हूं तो फॉर्मूला तो बहुत आसान है। यहां पर जब कभी भी मोलर कंडक्टेंस की बात आती है तो आप लोगों को यहां पर क्या लिख देना भैया, यहां पर आपको सिर्फ एक m लगा देना है, तो ये थोड़ा सा सिंबलाइजेशन हो जाएगा। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात की जाएगी तो यहां पर आप क्या लगा दोगे, ई क्यू लगा दोगे। साथ ही साथ अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूला होता है आपके पास में काप्पा इंटू 1000, और अगर ये मोलर कंडक्टेंस है तो यहां पर क्या आ जाएगा, मोलैरिटी आ जाएगा। और इक्विवेलेंट वाला वर्ड अगर यहां पर आता है तो यहां पर आपके पास में क्या आ जाएगा, यहां पर आपके पास में आ जाएगा नॉर्मेलिटी। तो अगर फॉर्मूले की बात करते हो तो फॉर्मूला इतना सही है, आपको बुक्स में कई सारे इसके मल्टीपल रूप देखने को मिलेंगे, पर मैं ये बोलूंगा कि कई सारे मल्टीपल रूप को देखने से बेटर यही है कि आप सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को इसको ध्यान में रखो। तो मोलर कंडक्टेंस में मोलैरिटी आएगा और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में नॉर्मेलिटी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं इसके कोई रिलेशन की बात करता हूं कि आखिरकार इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, तो भाई रिलेशन बताना भी बहुत आसान है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ के रखा हुआ था कि नॉर्मेलिटी बराबर होती है किसके, किसके बराबर होती है भाई, नॉर्मेलिटी हमारे पास में बराबर होती है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर के। तो बस यही वाला जो रिलेशन है ना, ये इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके यहां पे बता सकता है। कैसे बता सकता है सर, अगर मैंने इनको डिवाइड कर दिया, अगर मैं इनको आपस में डिवाइड कर देता हूं तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास टर्म क्या बनेगी, मोलर कंडक्टेंस अपॉन में आ जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विच इज इक्वल टू, ऊपर की तरफ आएगा मेरे पास में कापा इंटू 1000 अपॉन में आ जाएगा मोलैरिटी, और यहां पर आ जाएगा कापा इंटू 1000 और अपॉन में क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी। ये हो जाएगा आपके पास में कैंसर, और इसको थोड़ा सा आप यहां पर सॉल्व करोगे तो यहां पर ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, ये जाएगा n ऊपर की तरफ, और नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। ठीक है, ये वाला कहां गया, ऊपर की तरफ, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास में मोलैरिटी, मोलैरिटी से मोलैरिटी क्या कर दिया आपने, कैंसल। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि जो आपके पास में मोलर कंडक्टेंस था वो बराबर हो जाएगा किसके, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के, परंतु किस शर्त पर, ये बराबर होगा जब कभी भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा n फैक्टर का। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, ये होता है वो रिलेशन जो कि हम लोगों को याद रखना है बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। अब देखो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, तो हम लोग जरा एक छोटा सा काम करते हैं, हम लोग यहां पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को सारी वैल्यू अच्छी तरीके से निकालते आ जाए। अच्छा, फॉर्मूला वगैरह याद है कि नहीं याद, अगर याद नहीं है तो आप एक डिटेल्ड लेक्चर दे सकते हो जो कि मैंने पूरा कंडक्टेंस के ऊपर बना के रखा हुआ था, और चाहो तो एक छोटा सा रिकॉल हम कर लेते हैं यहां पर, खास करके काप्पा की वैल्यू के लिए। काप्पा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में 1 अपॉन आर विच इज मल्टीप्लाइड बाय एल बाय ए। ठीक है, ये काप्पा की वैल्यू होती है, जहां पर हम लोग 1 बाय आर को क्या बोलते हैं, 1 बाय आर इज इक्वल टू होता है हमारे
कंडक्टेंस के, और कंडक्टेंस को डिनोट किया जाता है G से। वहीं अगर मैं बात करता हूं L बाय A की, तो L बाय A होता है हमारे पास में सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को डिनोट किया जाता था हमारे पास में G स्टार से, और L और A का यहां पर क्या मतलब होता था, तो भाई बहुत सिंपल सा है। अगर L की बात करते हैं तो L हमारे पास में क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को L बताया जाता था, जबकि A इज इक्वल टू क्या होता था हमारे पास में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ, किसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भाई, इलेक्ट्रोड के। ठीक है, चाहे देखो, अच्छा इसको क्रॉस सेक्शन नहीं भी बोलोगे तो भी चल जाएगा, सिर्फ आप ये बोल सकते हो कि ये आपके पास में क्या चल रहा है, ये आपके पास में चल रहा है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्रॉस सेक्शन आप इसलिए बोलते हो कि यार वो जो इलेक्ट्रिकल वाली टर्म होती थी जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करते थे, तो वहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करके कहा जाता था, पर यहां पर क्रॉस सेक्शन की जरूरत है ही नहीं, सीधा सीधा आपके पास में एक प्लेट रहेगी, तो इलेक्ट्रोड की प्लेट का जो एरिया होता है वही आपके पास में ए हो जाएगा। तो भाई देखो, इतने सारे जो बेसिक चीजें होती हैं इनकी जरूरत पड़ने वाली है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखो फटाफट फुर्ती से मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास में ये देके रखा है कि द रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ 0.002 मोलैरिटी केसीएल सॉल्यूशन। ओके जी, अच्छा जब कभी भी हम लोग यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मैंने पहले ही बोल के रखा है कि डाटा लिख लिया करो पढ़ते पढ़ते ही कंप्लीटली। अब जैसे मैंने क्वेश्चन को पढ़ा तो क्वेश्चन पढ़ने पर मुझे यह पता चला कि रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ केसीएल सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं ये बोलता हूं कि सर मेरे पास में केसीएल नाम का सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन दे के रखा हुआ है। कंसंट्रेशन मतलब क्या, यहां पर वही मोलैरिटी, मोलैरिटी दे के रखी हुई है 0.02। साथ ही साथ में ये बोल के रखा है कि इसका जो रेजिस्टेंस है, किसका, केसीएल वाले का, केसीएल वाले का जो रेजिस्टेंस है वो है हमारे पास में 82.4 ओहम का, और साथ ही साथ में ये बोल के रखा हुआ है कि इसकी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी मतलब क्या, ये जो काप्पा होता है ना, इसकी वैल्यू कितनी दे के रखी हुई है, दैट इज 0.00278, साथ ही साथ में साइमन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपके पास में काप्पा की वैल्यू दे दी। अब ये बोलता है व्हेन फिल्ड विथ 0.005 नॉर्मेलिटी K2SO4। अब यहां पर क्या हुआ है जरा इस चीज को समझना। पहले डाटा आपके पास में KCl का गिवन था, अब KCl के बाद में एक और नए कंपाउंड की एंट्री हुई है, दैट इज K2SO4। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं अलग कलर से लिख देता हूं। अगर मैं बात करता हूं कि सर अब एंट्री हुई है मेरे पास में K2SO4 की, तो इसका कंसंट्रेशन हमको किस में देके रखा है, नॉर्मेलिटी में देके रखा है, दैट इज 0.005। हमने बोला ठीक है सर कोई इश्यू नहीं, नॉर्मेलिटी इसकी है 0.005। ओके जी, फिर बोल के रखा है द सॉल्यूशन हैड अ रेजिस्टेंस ऑफ 324 ओहम्स। ओके, अगर मैं बात करता हूं कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना दे के रखा हुआ है, ये दे के रखा हुआ है 324 ओम्स दे के रखा हुआ है, तो यहां पर मैंने इसको भी लिख लिया। अब ये बोलता है कि अगर ये सारा डाटा आपके पास में है तो आप बताओ इन 5 क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। पहले वाले में क्या बोल के रखा हुआ है, सेल कांस्टेंट बोल के रखा हुआ है। ठीक है भाई साहब, अब देखो यहां पर जब ये सेल कांस्टेंट की बात करता है तो सेल कांस्टेंट की बात करते टाइम पर हम लोग यहां पर ये मान के चलते हैं कि भैया ये सेल कांस्टेंट किसकी बात कर रहा है, सपोज KCl की बात करता है। तो अगर मुझे यहां पर सेल कांस्टेंट ऑफ KCl निकालना रहा तो अब कैसे निकालूंगा भाई, बहुत आसान। देखो सेल कांस्टेंट निकालना है तो भैया देखो बहुत बड़ी बात तो नहीं है यार, सेल कांस्टेंट हम लोग डिनोट करते हैं किससे, G स्टार से। फॉर्मूला क्या हो जाता है आपके पास में L/A। अब देखो सेल कांस्टेंट निकालने के लिए अब यहां पर इस बात पे कंफ्यूज मत होना कि यार सर यार यहां KCl दे के रखा है, K2SO4 फर्क नहीं पड़ता है। रीजन, आपके पास में जो फिजिकल एपरेटस होगा, ऑब्वियस बात है यार ये तो आपके पास में दोनों के लिए ही सेम रहेगा। एक कंटेनर रखा गया है और इस कंटेनर के अंदर यहां से यहां तक दो इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस को बोला गया L, और यहां जो इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया था उसे क्या बोला गया था A।
तो दोनों में सेम रहेगा। अब करना कुछ भी नहीं है, G स्टार इज इक्वल टू L बाय A आपके पास में निकल कर आता है, और यहां पर आपके पास में कहां गया आपके पास में ये निकल कर आता है। अब आप बोलोगे कि सर ये वाली वैल्यू वहां पर प्रेजेंट नहीं है, कैसे सॉल्व किया जाए? मैं बोलूंगा कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि सर यहां पर हमारे पास में काप्पा दे के रखा है, कंसंट्रेशन दे के रखा है, आर दे के रखा है, सारी वैल्यू तो दे के रखी हुई है। तो सीधा सीधा फॉर्मूले में इसको प्लेस करो और आंसर लेकर आ जाओ। अब देखो भाई साहब, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं लगाऊंगा यहां पर ये कंडक्टिविटी काप्पा का फॉर्मूला। क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? ये होता है 1/r मल्टीप्लाइड बाय L बाय A, जो कि क्या होता है? सेल कांस्टेंट। R की वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी दे के रखी है, दैट इज 82.4, और काप्पा दे के रखा है 0.002768 साइमन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। सारी वैल्यू गिवन है, L बाय A निकालना है, तो आपके पास में L बाय A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? काप्पा कितना है? 0.00278 और आ जाएगा 2768। ओके भाई, ओके 2768 है। मल्टीप्लाइड में आपके पास में आ जाएगा आर की वैल्यू, जो कि है हमारे पास में 82.4 ओहम्स। पूरा जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो सॉल्व करने पर हमारे पास में जो आंसर बच रहा है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रख लिया ताकि टाइम आपका बर्बाद ना हो, तो वो आ रहा है 0.2281। 0.2281। तो ये आ गया आपके पास में पहला वाला आंसर फॉर दी सेल कांस्टेंट। ठीक है, नाउ अब बात कर लेते हैं हमारे पास में बी वाले क्वेश्चन की। तो अगर बी वाले क्वेश्चन की बात करता हूं तो बी बोलता है कंडक्टेंस निकालना है हम लोगों को फॉर K2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए भाई निकाल लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस क्या होता है सर? कंडक्टेंस होता है आपके पास में G इज इक्वल टू 1/R होता है। पर ये कंडक्टेंस किसके लिए निकालना है सर? ये निकालना है हमें पोटेशियम सल्फेट के लिए, दैट इज K2SO4 के लिए। अब देखो वैल्यू आपके पास में देके रखी हुई है, सॉल्व कर दो तो कंडक्टेंस G इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में? 1 में रेजिस्टेंस कितना दे के रखा हुआ है? 324 ओहम्स दे के रखा है। सॉल्व कर रहे हो, आंसर आ रहा है 3.086 इंटू 10 टू द पावर आएगा ये -3। ठीक है, अब साइमन बोल दो या फिर आप इसको बोल सकते हो ओहम इनवर्स, दोनों एक ही बात होती है। तो पहले वाले में सेल कांस्टेंट आ गया, दूसरे वाले में हमारे पास कंडक्टेंस निकलकर आ चुका है। अब इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं थर्ड वाला क्वेश्चन, तो वो क्या निकालना है? कंडक्टिविटी ऑफ K2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है भाई साहब, कौन सी बड़ी बात है? अगर आपको कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो यहां पर मैं बात कर लेता हूं कंडक्टिविटी। फॉर्मूला क्या होता है? काप्पा इज इक्वल टू 1/R मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट, दैट इज L बाय A। दोनों ही वैल्यू आप निकाल चुके हो K2SO4 के लिए। अब क्या करोगे? सीधा सीधा इसमें वैल्यू पुट कर दोगे। कंडक्टेंस या 1/R की वैल्यू आ रही है 3.086 इंटू 10 टू द पावर -3। वहीं L बाय A कितना आ रहा है? 0.2281 आ रहा है। 2281 आया। इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो ना तो आपके पास में आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है भैया? कितना आ रहा है? सीधी सीधी सी बात, अच्छा मैंने खुद ने नहीं सॉल्व करा, इसको बताओ। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसी सॉल्व करके दिखा देता हूं। अब देखो, सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। तो सॉल्व करने के दो तरीके में क्या होता है? एक होता है आपके पास में जब आप इसको राउंड ऑफ कर देते हो, राउंड ऑफ करने से आप थोड़ा अप्रोक्सीमेशन पे आ जाते हो। अब जैसे मैं इसको राउंड ऑफ करने की बात करता हूं, है ना, तो राउंड ऑफ करते टाइम पर क्या हो जाएगा कि यहां पर 3.086 को आप अप्रोक्सीमेटली क्या मान सकते हो? 3 इंटू 10 टू द पावर -3 चल रहा है। और 0.228 अगर आपके पास में ये देके रखा हुआ है तो उसको नियर अबाउट 0.2 और 3 मान लो, है ना। ये कर सकते हो आप। 0.23 मान लिया क्योंकि 8 है तो कैरी इधर आ जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इजी हो गया, अप्रोक्सीमेशन भी लगाते हो तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 और ये हो जाएगा, सॉरी 3 3 आपके पास में 9 हो जाएगा पीछे वाले के लिए, और आगे वाले के लिए कितना हो जाएगा? 6। तो ये कितना आ जाएगा? 0.69 इंटू 10 टू द पावर -3। और इसका भी आप थोड़ा सा और सॉल्व करोगे साइंटिफिक नोटेशन में, एक डिजिट को पीछे राइट हैंड साइड पर खसका के लेकर जाओगे तो लगभग 6.9 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा मेरे पास? -4 आ जाएगा। क्योंकि अभी बताया था ना, राइट हैंड साइड पर जब कभी भी डिजिट को खसकाया जाता है तो 10 की पावर नेगेटिव में इंक्रीज हो जाती है।
तो बस यही वाला तो काम है। तो ये देखो भैया, हमने ए बी सी तीनों सॉल्व कर लिए। नाउ बात कर लेते हैं डी वाले की। डी वाला क्या बोलता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ K2SO4 सॉल्यूशन हम लोग को यहां पे निकाल कर बतानी है। हमने बोला ओके जी, अच्छा इक्विवेलेंट भी निकालना और मोलर भी निकालना है। हमने बोला ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर डी वाले पे बात करते हो तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है भैया हमारे पास में, ये होता है कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी, है ना। और किसका निकालना है, K2SO4 का। सर आसान है, कापा की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि मेरा निकल कर आया है अप्रोक्सीमेटली 6.9 इंटू 10 टू द पावर कितना आया है माइनस का 4 मल्टीप्लाइड बाय 1000, जिसको मैं लिख सकता हूं 10 टू द पावर प्लस का 3। नॉर्मेलिटी हम लोगों को ऑलरेडी दे के रखी है K2SO4 के, दैट इज 0.005, तो आप यहां पर लिख सकते हो 0.005 और कर देना इसको सॉल्व, आपके पास में आंसर आ जाएगा। सेम उसी तरह से जैसे डी के बाद में ई निकालना था मोलर कंडक्टिविटी, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या था, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर होता है। परंतु शर्त यहां पर यह निकल कर आती है कि यहां किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, सर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा एन फैक्टर का। और अगर K2SO4 के एन फैक्टर की बात करता हूं तो K2SO4 का एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन करने में आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हो रहा है। तो बस हो गया सॉल्व। जो भी आपके पास में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकल कर आएगा, जस्ट उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे आप इसको सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो बस इतना छोटा सा काम है। देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट तो इसके अंदर होने वाला है, ऐसा नहीं कि तुम बच जाओगे और बोलोगे अरे सर कैलकुलेशन की क्या जरूरत है, हम लोग तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में भी वो कैलकुलेशन वाला पार्ट आता ही है। तो कृपया इस बारे में खुद को बिल्कुल पहले से प्रिपेयर करके रख ही लें, ठीक है। चलो अच्छा, इसको भी मैं इरेज करता हूं। इरेज करके थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। ये जो आपके पास में ग्राफ देके रखा होता है, ये ग्राफ दिया होता है डाइल्यूशन के लिए। अब यहां पर डाइल्यूशन का मतलब प्रॉपर तरीके से समझ लो, क्योंकि यहीं से जुड़ा हुआ है आपके पास में और भी कॉन्सेप्ट, जिसको बोला जाता है लिमिटिंग कंडक्टेंस या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, अब जरा इस चीज को समझना। इजी है रे भाई, कोई टफ नहीं है, परंतु उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना ज्यादा जरूरी है। अगर मैंने बोला कि सर मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला आपने बताया था, वो बताया था कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या बताया था, मोलैरिटी। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का आपने यहां पर जो फॉर्मूला बताया था, वो बताया था कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। मतलब हाँ सर सही बताया था। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी की, तो ये दोनों के दोनों यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं किसको, कंसंट्रेशन को। ठीक है, ये दोनों की दोनों ही टर्म कंसंट्रेशन को आपको रिप्रेजेंट करके बता रही थी। अब जरा रिलेशन को समझना। रिलेशन क्या बोलता है कि सर ये और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये कांस्टेंट हो जाए, ये कांस्टेंट हो जाए, तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर दोनों ही टर्म में देखा जाए तो कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर जो आपके पास में मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, वो क्या होती चली जाती है, सर वो डिक्रीज होती चली जाती है। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं, ये दोनों के दोनों डिनोमिनेटर में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से हम यहां पर यह बोलते हैं कि सर जैसे जैसे कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे, वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी गिरती चली जाएगी। ठीक है भाई साहब, ये कहानी होती है। अब यहां से तो एक रिलेशन आया कंसंट्रेशन बढ़ाने पर, यह होता है। अब दूसरा रिलेशन समझूं। अगर मैं बात करता हूं कि कंसंट्रेशन को घटाया, तो हम बोलेंगे हां सर ये तो सिंपल है, कंसंट्रेशन को घटाने पर मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती चली जाएगी, बढ़ते चले जाएगी। ऑब्वियस बात है, जस्ट इसका वाइसा वर्सा हो रहा है। अगर ये सिचुएशन होती है तो इस सिचुएशन पे याद रखना, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने का मतलब होता है कि डाइल्यूशन को इंक्रीज कर देना। ध्यान रखना रे भैया, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बार बार इस बात के लिए पिंच कर रहा है कि सर कंसंट्रेशन को घटाना मतलब डाइल्यूशन को बढ़ाना। तो डाइल्यूशन बढ़ेगा तो मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बढ़ती चली जाएगी। परंतु इसका एक रिजल्ट आपको यहां पर यह भी देखने को मिलेगा कि अगर आपने सर डाइल्यूशन को बढ़ा दिया है, तो यहां पर जो कंडक्टिविटी है काप्पा, ये क्या होगा, गिरता चले जाएगा। क्यों, क्योंकि सर
कंडक्टिविटी जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे। ध्यान देना क्या बोल के रखा हुआ है कि कंडक्टिविटी या काप्पा जो होता है वो डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर सर, ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन, या फिर बोला जाए यहां पे डाइल्यूशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस वजह से यहां पर ये रिलेशन निकल कर आता है। और ये ध्यान रखना, ये दोनों की दोनों सिचुएशन आपके पास में कहां आती है, स्ट्रॉन्ग और वीक पे आती है, जिसको भी आगे हम लोग और समझेंगे। अभी इतना पॉइंट समझ में आ गया कि यहां पर क्या बोला गया कि सर एक बढ़ रहा है एक घट रहा है ना। अब देखो जरा आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बढ़ने और घटने वाली बात है ना, इस पर हमारे पास में एक और पॉइंट जनरेट हो रहा है। पॉइंट हमारे पास में यह जनरेट होता है कि सर कुछ तो ऐसी कंडीशन आएगी जब यहां पे कंसंट्रेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ध्यान रखना क्या होगा आपके पास में सर, ऐसी कंडीशन आएगी जब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जैसे ही कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा, अच्छा कंसंट्रेशन भी किसका, ये कंफ्यूज मत होना, कंसंट्रेशन किसका सर, जो हम लोग यहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं ना, इसका। अब ऐसी सिचुएशन आई जहां कंसंट्रेशन आपके पास में जीरो हो चुका है, तो कृपया इस बारे में ध्यान दें कि कंसंट्रेशन अगर जीरो हो गया तो जो डाइल्यूशन होता है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यह ध्यान रखना, डाइल्यूशन बढ़ता जाता है जब कंसंट्रेशन घटता चले जाता है। अगर कंसंट्रेशन जीरो हो चुका है तो जीरो का जस्ट अपोजिट क्या होता है आपके पास में, इंफिनिटी। मतलब जीरो मतलब कुछ भी नहीं, इंफिनिटी मतलब सब कुछ जिसके अंदर आ जाता है। सो फॉर दैट रीजन अगर कंसंट्रेशन जीरो हो जाता है तो डाइल्यूशन हो जाता है इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम लोग यहां पर यह बात करते हैं कि आपका जो मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उसको चाहे ऐसे सिंबलाइज कर दो, चाहे आप इसको इंफिनिटी से सिंबलाइज कर देते हो। बात एक ही है, यहां वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, यहां वो डाइल्यूशन को रिप्रेजेंट कर देता है। तो जब भी ऐसी टर्म आपके पास बन जाती है तो इसके अंदर एक प्रीफिक्स लग जाता है, और इस प्रीफिक्स को क्या कहा जाता है, इस प्रीफिक्स को कहा जाता है लिमिटिंग। ठीक है, क्या कहा जाता है, लिमिटिंग। तो इस तरह की कंडक्टेंस या फिर आप बोलते हो इस तरह का मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, लिमिटिंग कंडक्टेंस या फिर लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये कहा जाता है। बस इतना ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो बस रे भाई, ये इतनी सी कहानी होती है, और इसी कहानी को समझाने के लिए इस ग्राफ को यहां पे कंस्ट्रक्ट करके रखा है। अब देखो कैसे सर, अगर आपके पास में बात की जाए, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एक है CH3COOH और एक है आपके पास में क्या, KCl। अगर इन दोनों के क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा भी हम लोग समझने की कोशिश करें तो सर हम लोगों को पता है कि जो एसिटिक एसिड होता है वो होता है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये होता है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, जबकि KCl जो होता है ना, ये क्या होता है आपके पास में, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो लाइट। ठीक है, एक वीक होता है, एक स्ट्रॉन्ग होता है। वीक और स्ट्रॉन्ग के अंदर कंडीशन क्या बनी है, कृपया इस बारे में ध्यान देना। KCl अगर इस जगह पर पहुंचा है तो इस जगह पर आपके पास में वैल्यू कितनी आ रही है सर, इस जगह पर वैल्यू आ रही है 0। अब सर बोले कि ये वाली जो बात होती है सर, ये क्या है, जरा इसको तो समझाओ। यहां पर ये C½ का मतलब क्या होता है, सॉरी C जो रूट C होता है उसका मतलब क्या होता है। तो एक चीज समझना, यहां से यहां अगर आप जाते हो तो ये रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को, ये कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। पर अगर आप इसका उल्टा आते हो तो उल्टा आने पर क्या होता है, कंसंट्रेशन हो रहा है कम। और अगर कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो क्या बढ़ रहा है सर, यहां पर बढ़ रहा है डाइल्यूशन। और ये जो डाइल्यूशन है उसको ही क्या कहा गया है, रूट C कहा गया है। क्लियर हो गई बात, रूट C किसको कहा गया है, डाइल्यूशन को कहा गया है। तो इसने यहां पर यह बोल के रखा है कि कंसंट्रेशन अगर हो जाए आपके पास में 0, मतलब डाइल्यूशन हो जाए आपके पास में इस सिचुएशन पे इनफाइनाइट, तो ऐसी सिचुएशन पे जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कहां पर आ जा रहा है, इस तरफ से आ जा रहा है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जब कभी भी बात की जाती है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, यहां पे कर्व बना रहे हैं। और कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ इनकी जो मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, इस तरह से डिक्रीज होती चली जाती है। याद आया, मैंने बोला था ना सबसे पहले कि जब कभी भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी
घटेगी। क्यों घटेगी सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है परंतु मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो रही है इसके अंदर, यहां पे धीरे धीरे करके ऐसा डिक्रीज हो रही है। देखो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और ये घट रहा है। वीक के साथ में क्या समस्या होती है सर? वीक के साथ में समस्या ये होती है कि अगर आपने कंसंट्रेशन को ज्यादा बढ़ा दिया तो ये क्या हो रहा है? सडन ड्रॉप देखने को मिल रहा है। जबकि स्ट्रॉन्ग वाले जो होते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या करते हैं कि स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहेंगे, इसको धीरे धीरे करके डिक्रीज करेंगे। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? तो ऐसी कुछ कहानी होती है मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के अंदर। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? और अगर ये बात आपके पास में क्लियर हो गई तो इसी के साथ में ये लेक्चर भी हो चुका है एंड। अब ये वाला जो पार्ट था भाई थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर कई सारी ऐसी बातें आई हैं, डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन, जिसको आप लोगों को समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पर ही हमारे पास में होने वाला है अगला लेक्चर, जो कि होने वाला है आपके पास में डीबे, हकल एंड ऑनसेगर की जो इक्वेशन है उसके बारे में, जहां पर वही हम लोग डाइल्यूशन के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। परंतु वहां पर एक छोटी सी कमी थी, जब इलेक्ट्रोलाइट्स को आप लोगों ने स्टडी करना चालू करा तो उस बेसिस पे ही क्या करा गया, डीबे, हकल और ऑनसेगर ने उस कमी को निकाला और उस कमी को निकालकर एक इक्वेशन बनाकर दी है। तो वही इक्वेशन हम लोग को पढ़नी रहेगी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? और अगर ये बात क्लियर हो गई तो भाई साहब इसी बात पे लेक्चर का हो चुका है एंड। और इस पे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर नहीं करा है तो कर दे शेयर, और साथ ही साथ में जो भी कुछ बात आपको पूछनी है हमसे या कुछ भी बात करनी है तो आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे कमेंट। तो बस इसी बात के साथ में ही मैं राहुल गुरुंग करता हूं इस लेक्चर को एंड। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।